स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी, और साथ ही साथ आप सभी को किस तरीके से उसको लिखना होगा। क्या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? अगर आप सभी अभी तक इस बात से भी कंफ्यूज है कि कल ही मेरा पेपर है और मैं क्या पढूं क्या ना पढूं और मेरे पेपर में आ जाए, तो ये पूरा रेलेवेंट कंटेंट है जो आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बाकी आज रात को 10 बजे के बाद में एक लाइव सेशन आप सभी के लिए लेकर आया जाएगा। उस लाइव सेशन के अंदर आप सभी के डाउट्स लिए जाएंगे और भी मैं अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करवाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आने चाहिए, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हुए उसकी आर्थिक नियंत्रण की नीति का वर्णन करें। आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा कि भाई अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा इसकी आर्थिक नियंत्रण की नीति क्या थी? आर्थिक नियंत्रण। अगर आपसे आर्थिक नियंत्रण नहीं लिखा हुआ था, आपसे पेपर में बाजार नियंत्रण लिखा आएगा। आप सभी को इस बात का भी बिल्कुल ही बखूबी याद रखना है कि या तो पेपर में आर्थिक नियंत्रण लिखा आएगा या बाजार नियंत्रण लिखा आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को क्या आंसर लिखना होगा? सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी जानते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट या बेस्ट शासकों में माना जाता है पूरे दिल्ली सल्तनत के, जिसने अपने जो प्रशासन के टाइम पे आर्थिक महत्व को समझा। इसने एक बड़ी और विशाल आर्थिक रूप से खर्चीली, कैसे हम कहेंगे कि भाई जो खर्च करने वाली जो सेना थी ना, सेना रखी, उस सेना के कारण इसे क्या करना पड़ा? मार्केट पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ा, आर्थिक नियंत्रण की नीति को लाना पड़ा। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ये आंसर आप शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी, भाई जिसने अपने शासनकाल के दौरान में आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनाई, और आर्थिक नियंत्रण की जो ये नीति अपनाई थी, ये बहुत ज्यादा एक सुधारवादी कार्यक्रम था, क्योंकि इससे पहले के जितने भी चाहे अच्छे शासक रहे हो, परंतु उन्होंने आर्थिक महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझा। और बड़ी, अगर आप सभी की आर्थिक व्यवस्था, अगर राज्य जितना आर्थिक रूप से सक्षम है, जितना राज्य आर्थिक रूप से सक्षम है, वो राज्य, वो जो राज्य है, वो जो स्टेट है, वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा? राज्य शक्तिशाली होगा। राज्य उतना ही क्या होगा? आप सभी को ध्यान रखना है, राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस आर्थिक नियंत्रण की नीति को अपनाया। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी और विशाल सेना लिखी थी। बड़ी और विशाल सेना, सेना का होना, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनाई। तीसरी बात करें हम कि भाई आर्थिक नियंत्रण की नीति इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये सेना रखी थी, इसे ये नगद वेतन ना, नगद वेतन दिया करता था। और इस नगद वेतन के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो क्या करें? अपने पास में आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि भाई इसके पास अधिक धन होना चाहिए। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आर्थिक नियंत्रण की जो ये नीति थी, इसको अपनाई थी। आप सभी को ये भी रखना है, पेपर में क्वेश्चन आर्थिक नियंत्रण नीति को अपनाने के कारण पूछ रहे, तो ये कारण आपको मेंशन करने होंगे अच्छी तरीके से। हर एक बच्चा ये पढ़ के तो जाएगा कि क्या सुधार किए थे, परंतु किन कारणों की वजह से ये थे, ये इस अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप फंसोगे जरूर। चौथी बात कर दूं मैं इसमें, भाई अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, इनका कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है? बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या किया था? इस आर्थिक नियंत्रण की नीति को अपनाया। पांचवी बात करें कि भाई जन कल्याण के लिए, जन कल्याण जन कल्याण के
उद्देश्य से, जन कल्याण के उद्देश्य से क्या किया गया था, इस आर्थिक नियंत्रण की नीति को अपनाया गया था। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ये पांचवा पॉइंट, जन कल्याण वाला पॉइंट आप सभी को याद रखना है, इस उद्देश्य से भी किया गया था। इसके बाद में हम और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आर्थिक नियंत्रण की नीति, एक तो जन कल्याण के उद्देश्य से, और इसके साथ साथ छठा पॉइंट आप लिखना चाहो तो छठा भी लिख सकते हो इसमें कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत में पहली बात, और इसी के अंदर दूसरी बात, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, इन दोनों कामों को करने के लिए उसने क्या करी, एक बड़ी और विशाल विस्तृत सेना रखी। और इस बड़ी विशाल विस्तृत सेना को जब रखा तो इसके लिए खर्च भी ज्यादा आता था, तो उस खर्च के लिए इन्होंने क्या किया, बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पूरी की पूरी पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आप सभी को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप वहां से एक क्विक रिवीजन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही टेलीग्राम ज्वाइन करना है जिसमें आपको 1200 से अधिक लोग मिलेंगे, आपको वही टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और बाकी अगर आप चाहते हो फॉर फर्दर आपको अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने कुछ प्रारंभिक सुधार किए थे। जैसे मैं आपको प्रारंभिक सुधार के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, इनके द्वारा जो किए गए थे प्रारंभिक जो सुधार थे वो कौन कौन से थे। प्रारंभिक सुधार जो थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहली बात आप सभी को ध्यान, सबसे पहला सुधार क्या था इन्होंने, कि जो दी गई जागीरें थी, दी गई जागीरें थी, उन जागीरों को वापस ले लिया, जागीरों को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक थे उन्होंने बहुत सारी इक्ताएं बांटी थी। ये देखो इक्ता प्रणाली का कॉन्सेप्ट है, आज मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि दी गई जो इक्ताएं थी, इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा, जो कि पहले के शासक अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी सैनिक अधिकारी होते थे, सैनिक अधिकारी सेनाओं को जो है भुगतान करने के लिए, यानी अगर आपको कोई सैनिक सेवा प्रदान कर रहा है तो भाई आपके लिए फ्री में काम थोड़ी करेगा, आपको उसके लिए उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो सैनिक भुगतान था, है ना, सैनिक अधिकारियों को जो भुगतान किया जाता था, ये किस रूप में किया जाता था, भूमि के टुकड़े के रूप में किया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला क्या किया कि भाई जो जागीरें दी गई थी उनका उन्मूलन कर दिया, उन्हें वापस ले लिया। केवल वही व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उन्हें जागीरें, उन्हें भी एक बहुत ही कम नाम मात्र दी गई थी, बाकी सभी से ही ज्यादातर क्या कर लिए, जो है इक्ताएं वापस ले ली। दूसरा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्व के अधिकारी जो उस समय थे, है ना, उन्होंने कुछ नए कर लगाए, नए कर लगाए, नए कर लगाए। अब आप बोलोगे नए कर ये कौन कौन से कर थे, आप सभी को मैं बता दूं कि एक तो घरी का टैक्स जिसे घराई का भी बोलते हैं, और दूसरा चरी का टैक्स जिसे चराई का, है ना। तो जो पशु पालते थे उनके लिए चराई और गराई का जो टैक्स था, ये दो नए टैक्स लगाए। और एक बात ये भी कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सातवां पॉइंट, कितने लगभग आप देखेंगे 50,000, कितने 50,000 से भी अधिक क्या थे, दास थे, अधिक दास थे। तो उन दासों को रखने में बहुत ज्यादा खर्च होता था, उन खर्च को वो कहीं ना कहीं संभालने में इसीलिए उन्होंने कुछ नए टैक्स लगाए थे। और इन टैक्स को या जो प्रारंभिक सुधार किए गए, इन सुधारों से उनको ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिला, ये आप सभी को ध्यान रखना है। जो ये सुधार भी किए गए, इन सुधारों से ज्यादा अधिक लाभ जो है वो ना मिल सका, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो आर्थिक नियंत्रण की नीति है वो इन्होंने किया। और इन्होंने एक काम ये किया था, आर्थिक नियंत्रण की नीति को लागू करते हुए इन्होंने क्या किया, थर्ड पॉइंट में, विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण जो था, मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कि जो भी कीमत थी उन कीमतों को क्या कर दिया था, एक अमाउंट तक फिक्स कर दिया था कि भाई एक व्यक्ति जो है वो अपनी वस्तु को किस रेट पर बेचेगा। अब बोलेंगे कि राजा कैसे तय कर सकता है, तो राजा ने ये चीज इस तरीके से तय किया। सबसे पहले क्या किया कि वस्तु की जो लागत मूल्य थी ना, वस्तु की वस्तु की लागत मूल्य सबसे पहले इसको डिफाइन किया। जैसे मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक कोई भी अ, एक किसान है, वो 1 किलो जो गेहूं है, गेहूं को एग्जांपल लेते हैं हम, 1 किलो जो गेहूं है इसको प्रोड्यूस करने में उसके 20 रुपए खर्च होते हैं, मान के चलो आज के जमाने में मैं बोल रहा हूँ, उसकी मेहनत वगैरह लगाकर।
और उसके बाद में व्यापारी उसे खरीदता है, जो व्यापारी का भी लाभ होगा, तो व्यापारी उसमें 10 रुपए का मान के चलो लाभ कमा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, 10 रुपए उसमें भी खर्च हो जाते हैं। टोटल 40 रुपए तक का ये सामान बेचा जाए, ताकि हर कोई इसमें से अपना प्रॉफिट गेन कर ले। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या काम किया, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण किए, कुछ इस तरीके से पहले उसकी लागत मूल्य निकाली, फिर इसके बाद में कितना कितने मूल्य तक उसको बेचा जाए, फिर ये निर्धारण किया था। ये सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लागत मूल्य निकाली, ताकि वस्तुओं को उसकी लागत मूल्य से एक तो कम भी ना रखा जाए, और दूसरी बात क्या है कि हर कोई उसे लाभ भी कमाता है, ताकि काला बाजारी को बाजार से रोका जा सके। एक काम ये करने के लिए उन्होंने किया था। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, बाजार का निर्माण करवाया, बाजार का निर्माण करवाया। मैं आपको बता, तो इन्होंने क्या किया था, आप सभी को ध्यान रखना है, दिल्ली के निकटतम ही इन्होंने क्या किए, 4 तरह के बाजार, कितने तरीके के, 4 प्रकार। सबसे पहला अगर आप बाजार देखोगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम, लेकिन बाजार से पहले उनके अधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो कुछ एक अधिकारियों के आपको इसके अंदर नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार में इसने 4 प्रकार के बाजार बनाए, और सबसे पहला बाजार जो था, देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये अनाज का था, अनाज इसमें क्या बेचा जाता था, अनाज का बाजार था, या मंडी कह सकते हो आप इसे, मंडी था, अनाज का बाजार। इसमें केवल अनाज ही, खाद्यान्न की जो वस्तु थी, जो खाने वाली होती थी खाद्यान्न की, ये वस्तुएं केवल इसमें बेची थी। दूसरे नंबर पे बनाया गया था सराय अदल, क्या बनाया गया था दूसरे नंबर पर, सराय अदल, ये बाजार बनाया गया दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो ये सराय अदल बनाया गया मार्केट, ये जो बाजार बनाया गया था, यहाँ पर क्या क्या बेचा जाता था, जैसे कपड़ा हो गया, शक्कर हो गया यानी चीनी, इसके बाद में मेवा, तिल, मेवा के बाद में क्या है, तिल है, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर बेची जाती थी। तीसरा बाजार जो था वो पशुओं का, पशु और गुलामों का, इसमें गुलामों, पशुओं को और गुलामों को बेचा जाता था, गुलामों को। और गुलामों खास तौर पे, क्योंकि घोड़े जो थे वो सैनिक का मुख्य आधार था, घुड़सवारी, तो घोड़े के लिए दागने की प्रथा जो है, ये भी शुरू करवाई थी, ताकि राजकीय घोड़ा, और जो भी सैनिक घोड़े खरीदने जाते थे तो उन्हें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता था, ये ध्यान रखना है। चौथे प्रकार का जो बाजार था, चौथे प्रकार का जो बाजार था, उस बाजार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आप सभी को याद रखना है, इसके अंदर अन्य प्रकार की वस्तुएं जो बच गई थी, अन्य प्रकार की वस्तुएं, उसका यहाँ पर किया जाता था, इसको बेचा जाता था। और ये अन्य प्रकार का जो था, इसका नाम था सराय अदल, ये नाम था। यहाँ पर ज्यादातर क्या था, सॉरी सराय तो ये था, ये अन्य प्रकार का ही बाजार था। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो है अन्य सामान्य बाजार था, इसमें जो बाकी की चीजें बच जाती थी, जैसे कंगी, है ना, रेवड़ी, हलवा, गन्ना, ये सारी चीजें हम इसमें, अन्य प्रकार की वस्तुएं इसके अंदर क्या करते थे, बेचते थे। ये ये 4 प्रकार के मार्केट्स बनाए अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये पेपर में क्वेश्चन जब आए तो आप उसको लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भाई जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आप सबको पता है बहुत सारे शासक ऐसे थे ना, जिन्होंने अपने शासन काल के अंदर बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाई। उसमें से एक क्वेश्चन, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं मैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भाई मोहम्मद, मोहम्मद ऐसे ना लिखकर पेपर में आपसे ऐसे भी लिखा सकता है, मोहम्मद तुगलक के बारे में बताते हुए, मोहम्मद तुगलक के बारे में बताते हुए, इसमें आपको उसकी विभिन्न योजनाएं और असफलता के कारण, सफलता के, आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, कि आप सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर बताना होगा कि कौन कौन सी इन्होंने योजनाएं चलाई। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहली योजना है दुआब में कर वृद्धि, दुआब में कर वृद्धि, सबसे पहला सुधार ये। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, दूसरा इन्होंने क्या किया है, भाई देवगिरी, देवगिरी को राजधानी बनाना, राजधानी बनाना, इसे राजधानी
परिवर्तन भी आप सभी कई बुक्स के अंदर देख सकते हो। तीसरी योजना जो थी वो सांकेतिक मुद्रा का चलन, सांकेतिक मुद्रा। चौथे नंबर पे आपके सामने आ जाती है, क्या नाम है, खुरासान बिहार। और पांचवें नंबर पे हमारा आ जाता है कराचल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ विभिन्न योजनाएं हैं, ये 5 योजनाएं। सबसे पहली बात तो आपको ये पांचों के पांचों योजनाएं याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ये जो है रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना है आप सभी को। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, दुआब में कर वृद्धि। दुआब में कर वृद्धि, ये पहली योजना थी। दुआब पहली बात तो कहते हैं किसे को है, तो दो नदियों के बीच का हिस्सा, दो नदियों बीच का, दो नदियों के जो बीच का स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। और यहाँ पर दो नदियों के बीच के जो बीच का स्थान है उसे दोआब बोलते हैं। और दोआब के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि कर वृद्धि, ये कर वृद्धि, ये उपजाऊ इलाका था। ये दो नदियों के बीच का इलाका भी कौन सा है, एक यमुना, याद रखना है आपको। ये घाटी थी, इन घाटी के नियर बाई इन्होंने क्या किया कि इन दोनों के बीच का जो वे था वहां पर कर वृद्धि कर दी। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने की वजह से क्या है, यहाँ पर लोग जो थे ना, यहाँ के जो लोग थे वो अकाल की से पीड़ित थे। और अकाल से पीड़ित होने की वजह से वो हमने एक चीज देखी, यहाँ के लोग अपना अकाल से कर देने में असमर्थ थे और कर क्या क्या कर दी, वृद्धि कर दी। उस समय वहां के लोगों ने कृषि कार्य को छोड़ दिया, कृषि कार्यों को छोड़ दिया। और वो क्या करने लगे, लूट मार करने लगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कृषि कार्य को छोड़ दिया और यहाँ पर क्या करने लगे, लूट मार करने लगे। और यहाँ पर राजा को कर देने से इनकार कर दिया। राजा ने कठोर व्यवस्था करी, ठीक है, कठोर व्यवस्था करी, सैनिक भेजे गए, लोगों पे अत्याचार हुए, बहुत सारे लोगों को मारा गया। और 17 वर्ष से उम्र की जो प्लस के लोग थे, 17 वर्ष से जो प्लस के लोग थे, पुरुष थे, उन सबको भी मरवा दिया गया। अब यहाँ की जनता जो थी बहुत ज्यादा दुखी होगी। राजा दुखी होने की वजह से अब राजा को जब वास्तविक स्थिति का पता चला ना, वास्तविक वास्तविक स्थिति का जब बोध हुआ, तो राजा बहुत चिंतित हुआ। राजा ने क्या, कुएं खुदवाए, कुआं खुदवाया, पहला काम। दूसरा, पहला काम, कर माफ करा, कर माफ किया, ये काम ये किया इन्होंने। तीसरी बात करें, हम तीसरी बात करें तो इस समय और भी बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के सामने आती है हमारे। जैसे हम देखते हैं कि एक तो कुआं खुदवा दिया, कर माफ कर दिया, और तीसरी बात अगर हम करें तो यहाँ के लोगों को अनुदान भी दिया, अनुदान भी दिया। तो राजा के प्रति जो जनता की जो छवि थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि जो वध हुआ है ना, लोगों का वध, उस वध के कारण लोगों की जो मानसिकता थी उस मानसिकता में परिवर्तन। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दुआब में जो कर वृद्धि पहली योजना है, ये जो योजना है, इस योजना की असफलता के कारण पूछे, असफलता के कारण। सबसे पहले असफलता का कारण हम बोलेंगे वास्तविक स्थिति का बोध ना होना, बोध ना, वहां पर हम इस समय कर वृद्धि नहीं कर सकते। अगर इस समय हमने कर वृद्धि कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में, इसीलिए कर वृद्धि ना करना सबसे पहली बात आप सभी को, इनको वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी से सलाह मशवरा इन्होंने नहीं किया, एक इस वजह से आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम अगली योजना के बारे में बात कर लेते हैं इनकी। तो इनकी कई सारी योजनाएं थी, एज आई टोल्ड यू। उसमें से अगली योजना थी, राइटरों के नाम याद रखना है, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। राजधानी जो परिवर्तन है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के विद्वानों का कहना है। पहला बरनी है, जो उनका कहना है कि भाई जो है राजधानी दिल्ली से कहाँ की गई, पहली बात तो देवगिरी या दौलताबाद, कुछ भी कह लो, देवगिरी की कही गई, देवगिरी की गई, दिल्ली से देवगिरी कर दी गई। अब भाई ये क्या था, 700 मील का रास्ता था, 700 मील का रास्ता। इसके लिए क्या बनाई, सड़क बनवाई, सड़क बनाई, पेड़ लगवाए,
लोगों के जैसे यहाँ घर थे, वहां पर लोगों के लिए घर बनवाने की व्यवस्था करवाई गई, लोगों को इस तरीके की व्यवस्था की गई। लेकिन बरनी कहता है कि जो जो उस समय दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कराई गई, इसमें राजा जो था ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। राजा दुखी इस वजह से हो गया था कि यहाँ की जो जनता थी ना, वो जनता वो जानते थे कि इससे पहले का कोई भी शासक ऐसा नहीं रहा जो कि साउथ को जीत सके। तो उन्होंने सजेशन भी दिया था साउथ जीतने का, पहली बात तो ये। और दूसरा, बरनी बरनी तो डायरेक्टली कहता है कि साउथ में, जो साउथ है, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में राजधानी इसलिए बनाई गई थी ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार, वो केंद्र था, साउथ में केंद्र था। अगर आप मैप आज भी देखोगे तो वो केंद्र देखेगा आपको। दूसरी बात, इसी समय एक और विद्वान था जिसका नाम था इबन बतूता, 14वीं शताब्दी में ही आया था। इसने कहा कि दिल्ली की जो पब्लिक थी ना वो इस राजा से बहुत, और राजा को अभद्र पत्र लिखती थी। इस अभद्र पत्र के कारण राजा बहुत दुखी हुआ, है किया लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया, और इसीलिए राजधानी परिवर्तन करा दी। लेकिन ठीक कुछ वर्षों बाद ही हम देखते हैं कि वहां की जनता को राजा के द्वारा ये कह दिया गया कि आप जाइए, दिल्ली जाकर बसना चाहते हैं दिल्ली जाकर बस सकते हैं, में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अगली अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें कि और क्या है, थर्ड पॉइंट आप सभी के सामने। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है? ये एक नोट वाली जो करेंसी होती है ना, जैसे हम नोट यूज करते हैं, वो वाली थी। और ये चीन में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं उस समय किया कि नहीं भाई, हम अपने एरिया में इस पॉलिसी को लेकर आएंगे, ठीक है? हम सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे कि उस समय अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी। तो सोने और चांदी के जो सिक्के थे, उन सबको, सोने का तो खैर ना, चांदी के थे, उन सबको चांदी में डाल डालकर हम दूसरे धातुओं में डालें। तो लेकिन वहां की जो जनता थी, सभी ने क्या किया कि भाई टकसाल जो थे वो घर पे ही खोल लिए। टकसाल का मतलब होता है इससे सिक्के बनाए जाते हैं। और जाली सिक्के भी मार्केट में चलने लगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत रुकावटें आई, हो नहीं रहा था, इसलिए राजा को मजबूरन वो सिक्के द्वारा बंद करने पड़े, और दोबारा से फिर वैसे ही सिक्के के लिए भी अनुदान दिया। हम एक पॉइंट यहाँ पर ये भी देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन जो किया गया, तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए कैसा था, अ, बेकार रहा हम लोगों के लिए ये। और बेकार इस वजह से भी बेकार इस वजह से भी रह जाता है ये हमारा, कि हमारी राजधानी जो है परिवर्तन होने के बाद में, और सांकेतिक मुद्रा जो है उसको चलाने के बाद में भी कोई लाभ नहीं हुआ। चौथा लाभ है आप सभी के लिए, चौथा जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर आ जाता है, चौथा पॉइंट है, ठीक है, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान क्या है, मैं आप सभी को डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। तो सुल्तान जो था उसने क्या किया भाई, अपनी एक सेना तैयार करवाई। किस चीज के लिए सेना तैयार कराई? खुरासान को जीतने के लिए। वो खुरासान कहाँ पर था? इराक के पास। खुरासान खुरासान की योजना, ये इराक के पास था, और बीच में बहुत सारा डेजर्ट इलाका है। 3,75,000 इतनी आर्मी को इसने 2 साल का, लगभग 2 से 3 वर्ष का नगद वेतन दे दिया कि भाई हम दूर जा रहे हैं, भाई बहुत टाइम लगेगा, साल भर का वेतन ऐसे ही दे दिया। और उसके बाद में ये गए लड़ने के लिए। लेकिन जलवायु इतनी खराब थी, और मैंने आपको बताया क्योंकि रेगिस्तानी इलाका बीच में पड़ता है, और लोग ही वहां पर क्या हो गए, रास्ता भटक गए। क्या हो गए भाई, राज्य ही भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद ये ऐसे स्थान पे चले गए जहां पर इसमें से बहुत सारे लोग तो मारे गए, कुछ ही लोग ये वापस लौटकर। एक योजना इसकी असफल ये भी रहती है। अगली योजना इसकी बन जाती है, जो इसकी अगली योजना जो है आप सभी के लिए सिंपल वे में मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे सभी के लिए नेक्स्ट योजना इसकी बनती है कराचल। कराचल के थ्रू वो हिमालय की तरफ बढ़ना चाहता था, और उसके लिए 10,000 सैनिकों को अपॉइंट किया गया। लेकिन वहां पर जब ये 10,000 सैनिकों को अपॉइंट किया गया कि आप जाइए, आप युद्ध करना और जीत के लाना, उसमें से केवल 10 सैनिक ही वापस आए, क्योंकि पहाड़ों पे था कराचल। और उस तरफ जब ये लोग हमला करने के लिए गए, तो वहां पर जंगलों में एक तो गुरिल्ला वॉर चल रहा था, छुप छुप के लड़ाइयाँ हो रही थी, और दूसरा बात वहां पर जलवायु इतनी ज्यादा ऐसी रही कि बहुत से लोग बीमारियों के कारण ही मर गए। बीमारियों के कारण ही क्या हो गए, मर गए। इन सभी पॉइंट के कारण, इन सभी बातों की वजह से हम देखते हैं जो योजना थी वो असफल क्यों हो गई। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भक्ति सूफी परंपरा, इससे क्वेश्चन बनेगा आप सभी के पेपर में। और जैसा कि आपने देखा था कि एनसी वेब वाले जो स्टूडेंट थे उनके पेपर में भी क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भक्ति सूफी के प्रमुख संतों के बारे में। इसमें सबसे पहले आप सभी से कबीर के बारे में पूछा जाएगा, कबीर कौन थे,
सभी कबीर के बारे में तो जानते ही हो। डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनेगा इसकी शिक्षाओं के ऊपर बनेगा। मैं डायरेक्टली शिक्षाओं के ऊपर आऊंगा, कबीर की शिक्षाओं। यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे कबीर की शिक्षाओं का वर्णन, शिक्षाओं का वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता है आप सभी के लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए कबीर पूछ ले या नानक पूछ ले, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले इनकी शिक्षाएं जो थी ये कैसी थी, आप सभी को ध्यान रखना है, मानवतावादी थी। मानवतावादी शिक्षा थी। इन्होंने डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, इन्होंने धर्मों के ऊपर मनुष्य का स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि धर्म जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए और मनुष्य का जो स्थान है वो धर्म से ऊंचा। हमें मनुष्य मात्र की समानता होनी चाहिए। हम सभी एक जैसे हैं, चाहे हिंदू हो, सभी एक बराबर है। तो इन्होंने एकता के लिए अपने प्रयास किए थे। सबसे पहला पॉइंट मानवता के ऊपर है। दूसरा है इन्होंने एक ईश्वरवाद, एकेश्वर बोलते हैं, एकेश्वरवाद, ईश्वरवाद की चर्चा करी। ईश्वर के बाद का मतलब है एक ईश्वर के बारे में इन्होंने बात करी थी। इन्होंने बताया कि भाई हिंदू मुस्लिम दोनों लोग, हिंदू जो है वो मूर्ति स्टैचू पूजा करते हैं, स्टैचू वर्शिप करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम है वो निराकार ईश्वर को पूजते हैं। एक ईश्वरवाद, इनका कहना था कि सभी ईश्वरों का एक ही जो है वो स्थान है, लेकिन लोगों के मार्ग जो है वो लोगों के अलग अलग है। हिंदू अपनी बड़ाई करता है, मुस्लिम अपनी बड़ाई करता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है। अगर हर कोई अपने आडम्बरों को दूर कर ले तो उसका हर एक व्यक्ति का विकास जो है वो संभव किया जा सकता है। ये आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के साथ, 3rd पॉइंट आप सभी के साथ। भाई इन्होंने विभिन्न धर्मों की विभिन्न विभिन्न धर्मों की विभिन्न धर्मों की आलोचना आलोचना करना शुरू कर दिया। सभी को ध्यान रखना है, उन्होंने विभिन्न धर्मों की क्या करनी शुरू कर दी, आलोचना जो है वो शुरू कर दी। ऐसे जो भी कमियां होती थी, ऐसा नहीं कि धर्म की कमी निकाल रहे, कमियों का वर्णन, धर्म के अंदर क्या कमी है, मुस्लिम धर्म के अंदर क्या कमी है, सिख धर्म के अंदर क्या कमी है ना। सिख धर्म तो उस समय फॉर्म ही नहीं हुआ था, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि हिंदू और मुस्लिम में जो बेसिकली जो डिफरेंस था, उन डिफरेंस को सामने रखने का प्रयास किया है। उनकी आडम्बरों के बारे में इन्होंने बहुत बात कही है। जैसे हिंदुओं के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई हरी मिले तो क्या बोलते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो दो तू पूज पहाड़, इससे तो बड़ी चक्की तो पीस खाए सब। ऐसे ही बहुत सारी कहावतें हैं कि मुस्लिम के अंदर भी अ, मुसलमान के पीर ओलिए मुर्गा मुर्गी खाए, ऐसे आपने क्लास 11 के अंदर भी बहुत सारी पढ़ी होगी। तो इसके बाद में इन्होंने चौथी बात करी थी गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता क्या क्या था, गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। इसके बारे में इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया था कि गुरु किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके जीवन के लिए। गुरु की महत्वता के बारे में बात करी इन्होंने, और इन्होंने भक्ति की महानता की बात करी, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने की। साथ ही साथ में जो है साम्यवाद, यानी एक ऐसी स्थिति हो किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बात को लेकर इन्होंने खास बल दिया था। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ऐसे नानक के बारे में आ जाए तो नानक के बारे में इन्होंने भी गुरु की महत्ता का सुधार का काम किया, निर्गुण भक्ति की बात करी, यानी एक ईश्वर की बात करी। और इनके इनके बारे में भी आप सभी को ये याद रखना है। इसके बाद में भारत में सूफी मत के विकास के बारे में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं मैं। भारत में सूफी मत का विकास, सूफी मत का क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाएगा। इस वीडियो का 4 क्वेश्चन है और आप सभी को पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फिर बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो जो सूफी शब्द है, सूफी जो शब्द है ये आप सभी को याद रखना है। ये कई बार अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके की बात करते हैं। कोई बोलते हैं ये सूफ से उत्पन्न हुआ है, और जो सूफ शब्द है इस शब्द का मतलब अगर हम बात करें तो सूफी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, हजरत निजामुद्दीन के जो मस्जिद थी उनके दरगाह के बाहर, उनके मस्जिद के बाहर ही क्या करते थे, उनका एक चबूतरा होता था, आया था, वहां पर बैठकर कुछ रहस्यवादी बात करते थे। उन्होंने जो कुछ भी पीर से उन्होंने जो कुछ भी मोहम्मद पैगंबर से सीखा, उसके बाद में उन्होंने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो उसके आहते पे रहते थे। आप सभी को ये याद रखना है। ये लोग बोलते हैं जो सूफ है वो सफा शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है पवित्रता का जीवन जीने वाले लोग। ऐसे लोग जो पवित्रता का जीवन जीते हैं उसे हम यही कहते हैं। इनको याद रखना है। और इसके बाद में कई सारे सिलसिले हैं, जैसे आप इसमें चिश्ती सिलसिला देखोगे और करके जाना भी है आपको, तो शेख चिश्ती सिलसिला ही करना है आप सभी के पेपर में, उसी के बारे में क्वेश्चन बनता आएगा। तो भारत में सबसे पहली बात तो सूफी
संप्रदाय जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है अल हज़ाम जो है उसके द्वारा भेजा गया था। भारत में सबसे पहला सूफी संत, और उसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है जो सबसे पहले आ जाता है। सूफियों में या सूफ में चिश्ती आ जाते हैं। कौन है? चिश्ती आ जाते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनका पूरा नाम था। इन्होंने स्थापना करी थी और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया था कि भाई सन 1141 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली के अंदर इन्होंने ये आए थे, और इसके बाद में ये अजमेर में इनकी जो दरगाह है वो वहाँ पर है। इनके एक बाद में इनके पुत्र आ जाते सिंपली आप लोग जानते हो कि जो पुत्र था उनका नाम था शेख शमसुद्दीन बाबरी। ये आपके किन राजा का नाम है, ये ध्यान रखना है। सेकंड चिश्ती सिलसिले का नाम है। क्या फिर थर्ड पे शेख कुतुबुद्दीन ये वाला है। इसके बाद में शेख फरुद्दीन गंजे सकर। तो आप सभी को याद रखना है, ये 5 के 5 नाम याद रखने हैं सभी को, क्योंकि इसी के अंतर्गत आएंगे। एक निजामुद्दीन औलिया भी है। तो इन सभी के स्थान आ जाते हैं कि भाई निजामुद्दीन औलिया पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे आप सभी के पेपर में। कौन किसका अनुयायी था, जैसे क्रम चल रहा है तो उसी का अनुयायी है, आप सभी को याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी और फर्दर रात को मैं आप सभी के लिए वीडियो बिल्कुल लेकर आने वाला हूँ, जिस वीडियो के अंदर और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। बाकी आप लोग अभी तक हमारे चैनल जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। जल्द ही और भी वीडियोस आप सभी के लिए आएगी, और आज रात को आप सभी के लिए पूरा सिलेबस जो है वो, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आप सभी से अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय